हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश और जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको मालूम है कि 2023 में जो आप लोगों का सिलेबस कम हुआ है वो 30% आप लोगों का सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया, मतलब 2022 का ही पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों का है। आज मैं आप लोगों का एक पेपर बताने वाला हूं 2022 का, जो कि 2023 का सेम कैटेगरी पर प्रश्न आप लोगों को बनने वाला है। अगर ये 2022 का पूरा पेपर आप समझ लेते हो तो 2023 के पेपर में विज्ञान में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। सारी चीज आपको मालूम चल जाएगा कि सबसे ज्यादातर क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं और वो भी उस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से आ रहे हैं, किस चैप्टर से आ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पूरा का पूरा पेपर का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, देखिए पहले सबसे पहले आप लोगों का खंड का आएगा पार्ट ए में। पार्ट ए में देखिए पहला पार्ट ए में क्या होता है, आप लोगों का पहले फिजिक्स आता है, इसके बाद केमिस्ट्री आता है, इसके बाद बायोलॉजी आता है। ठीक है, तो पहले फिजिक्स देखने वाले हैं। बस अंतर इस साल यह हुआ है कि 20 एमसीक्यू आने वाला है। पहले क्या रहता था कि 4 एमसीक्यू सबका देता था तो 12 एमसीक्यू देता था, लेकिन अब 20 एमसीक्यू देगा, 50 नंबर का लिखित रहेगा। बाकी पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों का वही है। कह रहा है कि पहला प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कह रहा है कि अगर उत्तल दर्पण के सामने जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, अगर वस्तु को रख दिया जाए तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो बताइए कि प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु कहां पर रहेगी? 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा, कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने उसका प्रतिबिंब बनेगा, कि अनंत पर बनेगा, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कि अगर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अगर उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर अगर वस्तु को रख दूंगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हालांकि मैं बता देता हूं, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के कहां बनेगा? पीछे बनेगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। कह रहा है कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तो सबसे अधिक विचलन किन रंगों का होता है? लाल रंग का, पीला रंग का, हरा रंग का, कि बैगनी रंग का? बताइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है, तो इसका हो जाएगा चौथा राइट आंसर। तीसरा की बात करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है कि विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। कह रहा है कि विद्युत जनित्र किसको रूपांतरित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, कि यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, कि यांत्रिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में? बताइए क्या होगा राइट आंसर। कि विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विद्युत जनित्र में रूपांतरण जो होता है ना, वो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होता है, इसलिए दूसरा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा हुआ है हमसे। देखिए यह प्रश्न है कि 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। कह रहा 220 वोल्ट और 100 वाट का अगर विद्युत बल्ब है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, ये बताने के लिए पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 484 ओम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 484 ओम, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब देखिए ये 4 बहुविकल्पी हमको दिया था। इसके बाद देखिए आप लोगों को क्वेश्चन दूसरा, यहाँ पे अति लघुत्तरीय क्या क्या पूछता है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो पहले तैयार कर लीजिएगा, हर साल आता है। ये क्या है कि अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोग का वर्णन कीजिए। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? सबको मालूम है, कार की हेडलाइट जो देखें आप लोग, तो कार की हेडलाइट में भी उसका उपयोग होता है, सौर ऊर्जा में भी इसका उपयोग होता है। अवतल दर्पण का दो उपयोग हमेशा पूछता रहता है। इसके बाद दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण कैसे करते हैं? मानवता तथा रंग बिरंगा संसार से दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, यह सब दोनों टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, वहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। मैंने आगे भी आप लोगों को क्लास में बताया है कि न्यूमेरिकल आप लोगों का विद्युत चैप्टर से एकदम हमेशा देता है। देखिए दोनों ही विद्युत चैप्टर से हैं और 4-4 नंबर के हैं, तो दोनों में से कोई ये कर दोगे तो 4 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न क्या है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोधों को अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाए और इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो बैटरी में संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि मैं एक न्यूमेरिकल का लूंगा टॉपिक, पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूंगा, लेकिन आपको बता दे रहा हूं कि विद्युत चैप्टर से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आता है और एक प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से। इन दोनों के न्यूमेरिकल आपको रटे होने चाहिए, बहुत अंक मिलेंगे आप लोगों को। और ये भी अगर ये नहीं आ रहा तो इसको कर लीजिएगा, ये भी आपको विद्युत ही चैप्टर से है कि 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो ये भी आप लोगों का 4 नंबर का, ये भी आप लोगों को विद्युत चैप्टर से ही है। आगे बात करें
तो अगला प्रश्न देखेंगे तो प्रकाश के परावर्तन से आ गया कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, और उसी में क्वेश्चन भी पूछा है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु स्थित है, यदि दर्पण के आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता हो तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी 4 नंबर का लिए प्रश्न है, अगर ये नहीं कर पाएंगे तो ये कर लीजिएगा। तो ये भी तो आप लोगों को बेहतरीन टॉपिक है, मैं हालांकि बता भी चुका हूं, इसको रट जाइएगा कि एक प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया चित्र द्वारा समझाइए और आपतन कोण तथा विचलन कोण को चित्र में दिखाना भी है आप लोगों को। तो दोनों में से कोई एक कर देंगे तो 4 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो यह टॉपिक यहां पे आता है जो दीर्घउत्तरीय प्रश्न में आप लोगों को आगे भी समझा चुका हूं कि विद्युत चैप्टर का जो लास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं दीर्घउत्तरीय, उसको पूरा रटे होना चाहिए दोनों। देखिए मैंने एक टॉपिक में बताया था आप लोगों को कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक रटे होने चाहिए, 7 नंबर दिलाएंगे आप लोगों को। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख बनाइए, इसका सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए, 7 नंबर के लिए प्रश्न आता है। यह प्रश्न नहीं आएगा तो ये वाला कर लीजिएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है, दो समीप स्थित कुंडली की सहायता से प्रेरित धारा उत्पन्न होने की क्रिया समझाइए, ये भी 7 नंबर का आता है। मैंने कहा था ये सारे दीर्घउत्तरीय प्रश्न विद्युत के लास्ट वाले जो दीर्घउत्तरीय होते हैं सभी रटे होने चाहिए, 5-7 को है, 5-7 आप लोगों को आना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन तो देगा ही देगा दीर्घउत्तरीय में। इसके बाद यहाँ पे फिजिक्स का काम खत्म, केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। केमिस्ट्री में देखिए पूछा है कि प्रोपेनॉल है, करा प्रोपेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH कि C3H7OH कि C3H5OH कि C3H6OH। प्रोपेनॉल देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि प्रोपेनॉल है, यहाँ पे पूछा हमसे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दूसरा कि C3H7OH हो जाएगा, ठीक है, प्रोपेनॉल का सूत्र। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न धातु अधातु से बहुविकल्प में पूछता है कि अधातु कौन है। अभी यहाँ पे दिया है आपको कैल्शियम फास्फेट एल्युमिनियम सोडियम, ठीक है, तो यहाँ से पूछ रहा है कि अधातु क्या आ जाएगा, तब बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय में आएंगे, आराम से कर लेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन पूछा है कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है, कह रहा है कि कौन ऐसी अभिक्रिया है जो कि ठंडे जल से हाइड्रोजन बनाएगी, लोहा कापर सोडियम के कार्बन। तो सोडियम ऐसे जब सोडियम का विक्रिया होता है ठंडे जल से तो हाइड्रोजन गैस उससे उत्पन्न होता है, ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इसके ये वाला क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को हालांकि हर एक जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं तो इसमें इस क्वेश्चन को बताता ही हूं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि में उपयोग लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक रेडास अभिक्रिया, अभी तक जितने मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया है इन तीनों प्रश्नों को इंक्लूड किया है। रेडास अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए और मेंडलीव के आवर्त नियम तथा इस सारणी की 2 विशेषताएं लिखिए। ये जो तीनों प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहां से एक प्रश्न आपको जरूर 2023 बोर्ड एग्जाम यहां से जरूर एक प्रश्न बनेगा, इसको आप तैयार करके रखना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ये कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, ठीक है, 2 नंबर के लिए प्रश्न है। इसके बाद निस्तापन तथा वर्जन, ये भी प्रश्न में हमेशा मैं इंक्लूड करता हूं कि निस्तापन तथा वर्जन में अंतर आप लोगों को आना ही चाहिए। या पूछ लेगा कि निस्तापन किसे कहते हैं तो वर्जन किसे कहते हैं, अब यहाँ पे अंतर पूछ लिया है, ठीक। इसके बाद देखिए आएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, यहाँ पे टिप्पणी करना है कि कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण अभिक्रिया किस प्रकार होती है, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, भी साबुन तथा अपमार्जक की निर्मलन क्रिया, साबुन कैसे बनता है इन क्रिया, ठीक है, ये तीनों टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ तीनों टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रटे होने चाहिए। इसके बाद अगर ये तीनों नहीं कर पा रहे हो जो कि 3 2 5 2 7 नंबर का है तो 7 नंबर का अकेला है प्रश्न है, इसको कर लेना है कि एथेनॉल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए और इसके 3 उपयोगों को भी आप लोगों को लिखना है। तो ये तो आपकी केमिस्ट्री की रही बात। इसके बाद बायोलॉजी की बात आती है। यहाँ पे देखिए बायोलॉजी में क्या प्रश्न पूछा हुआ है, बायोलॉजी में दिया है कि मनुष्य में वृक्क तंत्र का भाग जो संबंधित है, कह रहा है कि मनुष्य में जो वृक्क होता है वो किससे संबंध होता है, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से, तो उत्सर्जन से संबंध होता है, किसे, उत्सर्जन से ही संबंध होता है वृक्क का। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो अगला है पॉइंट कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, कह रहा है कि जो स्वपोषी जंतु है पोषण उसके लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल कि क्लोरोफिल कि सूर्य का प्रकाश कि इनमें से सभी। तो सबको मालूम है कि जो स्वयं स्वपोषी मतलब जो स्वयं अपना भोजन बनाते हो, जैसे पेड़ हुआ तो वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उनके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है, तो सबको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो होना ही चाहिए, जल भी होना चाहिए, क्लोरोफिल भी होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, मतलब कि इनमें से सभी इन चारों चीज रहेगा तभी जाके वो अपना भोजन बना पाएंगे, स्वपोषी पोषण। इसके बाद अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, कह रहा है कि जो अलैंगिक जनन मुकुलन होता है वो किनके द्वारा होता है, अमीबा में होता है कि ईस्ट में होता है कि प्लेजोडियम में होता है कि लिस्मेनिया में होता है। तो सबको मालूम है कि अलैंगिक जनन मुकुलन कहाँ होता है, तो ईस्ट में होता है, कहाँ पे, ईस्ट में। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो अगला प्रश्न देखिए पराग कोष में होते हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। तो पराग कोष में क्या होते हैं, वायदल, अंडाशय, अंडक की परागकण, तो पराग कोष में परागकण होता है, सिंपल, यहां से मिल जाएगा आपको 1 नंबर। इसके बाद अगर हम आगे हम बात करते हैं तो देखिए यह प्रश्न आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कीजिएगा।
सेम आप लोगों के प्रश्न आएंगे कि स्वपरागण तथा पर परागण में विभेद कीजिए, मतलब अंतर आपको बताना है। इसके बाद 2 नंबर के लिए प्रश्न आता है वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, और ये प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे स्टार बना देता हूं भाई, कि स्वपोषी पोषण क्या, उदाहरण देकर संक्षेप में समझाइए। इसके बाद यह प्रश्न बहुत ज्यादा, ये दोनों प्रश्न आपको रटे होने चाहिए कि श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर बताइए। देखिए श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है कि आपने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपने छोड़ा, ठीक है। और श्वसन का मतलब होता है कि जो भोजन ग्लूकोज के फॉर्म में आपकी छोटी आंत में होता है, तो जब आप ऑक्सीजन लेते हो तो ऑक्सीजन उनमें मिलकर अभिक्रिया करके आपको एनर्जी उत्पन्न करता है, उसे श्वसन कहते हैं, ठीक है। या तो ये नहीं कर पाओगे तो 4 नंबर के लिए यह करोगे कि पुष्प में निषेचन क्रिया का प्रदर्शित करने हेतु स्त्री केसर की लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए। ये दोनों प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना आप लोग। अब देखिए यह प्रश्न, दोहरा संचरण किसे कहते हैं या परिवार नियोजन कहते हैं, दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 2-2 नंबर के लिए आएंगे, 4 नंबर दे जाएंगे आपको। नहीं तो आपको ये नहीं आएगा तो ये वाला प्रश्न अथवा में एक ऑप्शन दिया हुआ है कि संतुलित भोजन पे एक विवरण दीजिए कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं, ठीक है। 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे दीर्घउत्तरीय। दीर्घउत्तरीय में तो एक ही प्रश्न हमको लगता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला मेंडल वाला आता ही आता है कि मेंडल के नियमों की एक एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। या तो ये नहीं देगा तो अथवा में करके 3 टॉपिक दिया है आपको, परागकण, एक नामांकित चित्र बनाना है, विक्राणु जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है, जहां टॉयलेट आपका बनता है उसे किसे कहते हैं, और खाद्य श्रृंखला में खाद्य जाल, ठीक है, किसे कहते हैं। या तो ऊपर वाला ही कर दो या तो इसे कर लो, ठीक है। 3 टॉपिक दिया, तीनों टॉपिक में से कोई 2 टॉपिक है ना, एक टॉपिक में 3.5 नंबर मिलेगा, 2 टॉपिक में 7 नंबर मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस हमने करा दिया इस पेपर को। आई होप आपको क्लियर हो गया। पूरा प्रश्न पत्र आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, पूरा सोल्यूशन कर लेना, यहां से जरूर प्रश्न बनेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।